देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप यहां पर इस न्यूज़ को देख सकते हो। जो एफपीआई है यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट कर रखी है। और अभी अगर बात की जाए तो इनका जो इनफ्लो है वो 4 मंथ के लो पे पहुंच चुका है। अगर अगस्त मंथ की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 मंथ आप मान कर चल सकते हो। इन 4 मंथ में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी मार्केट में देखने को मिली है। लगातार एक तरफा रैली मार्केट में देखने को मिली है और काफ़ी सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो इन 4 महीनों में अपने लगभग ऑल टाइम हाई को टच कर चुके हैं या ऑल टाइम हाई तक पहुंचने वाले हैं या एक नया ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे ही जो है बाजार को पता चला कि जो रेट हाइक का सिलसिला है वो अभी पॉज होने वाला है या फिर रेट हाइक होने वाला, जैसे ही मतलब क्लियरिटी थोड़ा मिली कि अब रेट हाइक ज़्यादा नहीं होगा, तो बाजार को सिर्फ एक इशारा चाहिए था और काफ़ी ज़बरदस्त जो है खरीदारी एफपीआई कह लो या एफआईज कह लो उनकी तरफ से मार्केट में देखने को मिली, जिससे काफ़ी तेज़ी दिखाई दी। लेकिन अभी अगर बात करें रिसेंटली, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटीज आ चुकी हैं। ऊपर से क्रूड ऑयल के प्राइजेस भी जो है बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं और बॉन्ड यील्ड भी जो है वो भी थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उनमें भी थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाई देने लगी है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे फियर्स जो हैं, इन सभी फियर्स की वजह से जो है अगर बात की जाए तो फिर से जो है थोड़ा थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है। इन्फ्लेशन का डर थोड़ा थोड़ा बना हुआ है। तो उसकी वजह से जो एफआईज ने खरीदारी की थी तो उसकी वजह से जो है काफ़ी सारे कंपनीज की जो वैल्यूएशन है, उनके स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर आ चुकी है, कंफर्टेबल लेवल से ऊपर आ चुकी है वी कैन से। तो अभी उनको लग नहीं रहा कि जो ये वैल्यूएशन है ये बाय करने के लिए कंफर्टेबल है, इसलिए वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की जो है पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं या वो जो अप्रोच है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है, इसलिए मात्र जो है 12,000 करोड़ के आसपास की बाइंग ही अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी। जबकि अगर बात की जाए तो जून के महीने में 47,000 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली थी और सबसे ज़्यादा जो खरीदारी है वो जून के महीने में ही देखने को मिली थी। फिर उसके बाद आप कह सकते हो जुलाई में थोड़ा सा उससे कम मिली थी और जो है अप्रैल मई में भी थोड़ा उससे कम थी। सबसे ज़्यादा जो है जून में ही देखने को मिली थी। तो देखिए दोस्तों, अब अभी के लेवल की अगर बात की जाए तो इस टाइम की अगर बात की जाए तो डिफेंस एंड जो है रेलवे स्टॉक्स, तो इन स्टॉक्स के बारे में विजय केडिया जी ने भी जो है काफ़ी अच्छी बातें बोल रखी हैं कि 5-7 साल तक इनमें रैली चल सकती है। अच्छा थीम उन्होंने इसको बोला है। तो शायद उनके बोलने के बाद ही जो है फ्राइडे के सेशन में इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस एंड रेलवे स्टॉक्स की। तो अभी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो है आपको रेलवे एंड डिफेंस स्टॉक्स के बारे में मीठी मीठी बातें कर रहे होंगे और आपको भी वो बातें अच्छी लग रही होंगी। तो वो आपको जो है ऊपर के लेवल पर फंसाने का प्लान भी बना रहे हैं और आप शायद फंस भी जाओगे उनके प्लान में। तो बाकी ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो है ये थीम 5-7 साल तक चलने वाला है तो आप छोटी मोटी अमाउंट के साथ जो है ऊपर के लेवल पर ही घुसना पड़ेगा। अभी आपको जो रेलवे और डिफेंस में अगर आप मोमेंटम को प्ले करना चाहते हो तो ऊपर के लेवल पर थोड़ा बहुत छोटी मोटी अमाउंट के साथ आप घुस के जो है रैली को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप मोटी अमाउंट के साथ जाओगे तो हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से इक्विटी काफ़ी रिस्की है दोस्तों। तो छोटी मोटी अमाउंट के साथ अगर आपको मोमेंटम को खेलना है तो आप खेल सकते हो। बाकी जो है जो स्टॉक्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उनकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं है, ना किसी रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान, ना एफआई का ध्यान, ना डीआई का ध्यान। सभी जो है रेलवे और डिफेंस के पीछे पड़े हुए हैं, उनको भगाने में लगे हुए हैं। या फिर जो है बात की जाए जो हमारा रिलायंस का जो बड़े घर का बेटा अलग हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, या फिर उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो उसमें भी लगातार यूसी लगा हुआ था। तो चलिए उन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई नया नाम नहीं है आपके सामने, कंपनी का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। तो अगर बात की जाए विनाती ऑर्गेनिक्स की तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर देखिए। अभी जो केमिकल स्टॉक्स में जो रैली दिखाई दी थी चाइना की वजह से, जो चाइना की इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी वजह से जो है इंडियन केमिकल कंपनीज में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी अभी देखने को मिली थी। लेकिन वो तेज़ी सस्टेन नहीं कर पाई और फिर से जो है नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विनाती ऑर्गेनिक्स में थोड़ी थोड़ी तेज़ी अभी तक बनी हुई है।
लेकिन अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे तो थोड़ा बहुत 1882 तक जाता है और फिर आपको जो है लास्ट में इस तरह का, जैसे ही मार्केट क्लोज होने को होती है, इस तरह की सडन एकदम ब्रेक डाउन आपको देखने को मिलता है। तो मैं 2-3 दिन से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, ऐसा ही देखने को मिलता है। जैसे ही जो है 1882 के आसपास पहुंचता है तो वहां से जो है एकदम जबरदस्त बिक वाली आती है, फिर नीचे फिर थोड़ी सी बाइंग देखने को मिलती है। तो इस तरह से परफॉर्म कर रहा हो। अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कंपनी जो है काफ़ी पुरानी कंपनी कही जा सकती है। तो बाजार में कंपनी 14 जुलाई 1995 से लिस्टेड है। तो 1,39,629% के रिटर्न्स कंपनी ने अभी तक दिए हैं। तो अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो देखिए दोस्तों, अगर इसका चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू ऐप या जीरोधा या कहीं भी जाकर देखोगे तो उसमें जो है थोड़ा टाइम करेक्शन, फिर तेजी, फिर थोड़ा टाइम करेक्शन, फिर तेजी, तो टाइम करेक्शन दे देकर ये कंपनी चलती है। तो अभी जो है अगर हम इसके टेक्निकल्स देखते हैं तो उसमें जो है एक ही रेंज में फंसा हुआ है। तो जो है अकुमुलेशन की रेंज कही जा सकती है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता कब ब्रेकआउट देगा कब नहीं देगा। लेकिन अगर बात करें तो इसके टारगेट्स भी दिए जा चुके हैं अगर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ये मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म है, इसके द्वारा जो है विनाती ऑर्गेनिक्स को बाय करने की रेटिंग दी गई, 2150 के टारगेट दिए गए हैं। तो जनरली देखा जाता है जब भी टारगेट दिए जाते हैं स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि विनाती ऑर्गेनिक्स पहले से ही गिरा हुआ है, तो बिल्कुल लो बिटा स्टॉक है, ज़्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं देती है। अगर विनाती ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो विनाती ऑर्गेनिक्स की रेंज जो करंटली आप अगर मानकर चलो तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो रेंज 1790 से लेकर 1787 तक भी गया था। 1787 से लेकर 1882 तक की रेंज आप मानकर चल सकते हो। तो यही 90-95 रुपए की रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। बहुत ही लो बीटा स्टॉक आप इसको मान सकते हो, बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई देती है। तो बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर मेरे एनालिसिस की बात की जाए, मेरे पर्सनल व्यू की बात की जाए तो टॉप मोस्ट होल्डिंग जरूर इसको बनाया जा सकता है। आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगी। जो काम एशियन पेंट्स जो है 1 लाख से ऊपर के मार्केट कैप पर करता, वही काम ये कंपनी जो है मात्र 18,000-19,000 करोड़ के मार्केट कैप पर कर देती है, और रिटर्न्स भी उससे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और वोलेटिलिटी तो बिल्कुल ही कम आपको देखने को मिलेगी, ना तो आपका पोर्टफोलियो भागेगा और ना ही गिरेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मोतीलाल ओसवाल है उन्होंने बोला है कि जो विनाती ऑर्गेनिक्स की एनुअल रिपोर्ट के हाइलाइट्स हैं, तो उनका जो मेन हाइलाइट्स है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इसका क्लाइंट्स के साथ, और इसके साथ साथ जो है इसका फोकस करना है R&D पे, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। ये इसके कुछ जो है अच्छे हाईलाइट्स कहे जा सकते हैं। तो अगर विनाती ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो इनका मानना है कि विनाती ऑर्गेनिक्स चैलेंजेस फेस कर रहा है। इसका जो की प्रोडक्ट है ATBS, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कंपनी ATBS एंड IBB में 65% का मार्केट शेयर इंजॉय करती है। तो जो है दोनों में 65% का मार्केट शेयर इंजॉय करती है। और ATBS में तो पेटेंट भी था इस कंपनी के पास, लेकिन वो मार्च 2022 में समाप्त हो चुका है। तो अगर बात की जाए तो वही मैंने आपको बताया था, स्लगिश ग्लोबल डिमांड होने की वजह से, तो डिमांड में कमी होने की वजह से ATBS में जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो इनका मानना है कि जो है कंपनी जो है एक्सपेक्ट कर रही है कि नए प्रोडक्ट के लॉन्च के साथ जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में लॉन्च किए जाएंगे। तो जो दूसरे प्रोडक्ट इसके बच गए और जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे वो, और जो दूसरे प्रोडक्ट जो ATBS को छोड़कर IBB को आप मान सकते हो, तो उनकी डिमांड जो है वो कवर कर सकती है ATBS की जो वीकनेस है उसको। तो ATBS की डिमांड में जो प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी कमी IBB एंड जो लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स उनके द्वारा पूरी की जा सकती है। फर्म का जो है मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी का नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर। तो विनाती ऑर्गेनिक्स में दोस्तों हमने जो टारगेट देखा, टारगेट इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, वहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, तो कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है। कंटेंट में हमने देखा कि कंपनी के प्रोडक्ट ATBS को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उसमें जो है डिमांड की प्रॉब्लम कंपनी को फेस करनी पड़ रही है। तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिला है। हालाँकि टारगेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टारगेट तो ये वैसे
रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, तो यहाँ पर कोई फंसाने वाली बात भी नहीं कही जा सकती। वैसे नीचे के लेवल पर ही अभी अगर ऑल टाइम, वैसे APL अपोलो ट्यूब्स का भी टारगेट शेर खान के द्वारा दिया गया है 2000 के आसपास का, तो वहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने वाली बात आप बोल सकते हो। उन्होंने 2000 का प्राइस दिया। अगर शेर खान की बात की जाए तो इस तरह टारगेट देकर रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है और बड़े इन्वेस्टर को जो है एग्जिट करवाने का ये प्लान होता है, तो वो आप समझते हो सब कुछ। लेकिन राजरत्न ग्लोबल वायर की बात की जाए तो काफ़ी पुरानी कंपनी ये भी कही जा सकती है। कंपनी जो है बाजार में बात कर सकते हो आप 1995, वही 14 जुलाई 1995, ये भी काफ़ी पुरानी कंपनी, बिल्कुल उसी के टाइम की कंपनी, विनाती ऑर्गेनिक्स के समय की कंपनी ये कही जा सकती है। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है और कंपनी ने 36,000% के रिटर्न्स आज तक कमा कर दिए हैं, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कहे जा सकते हैं। हालांकि विनाती ऑर्गेनिक्स के कंपैरिजन में तो कम है, लेकिन वैसे तो काफ़ी रिटर्न्स कहे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी भी जो है 50% का मार्केट शेयर इंडिया में एंजॉय करती है। अगर टायर बीड वायर की बात की जाए तो टायर बीड वायर में ये कंपनी इंडिया में मार्केट की लीडर है और थाईलैंड में भी इसकी सब्सिडारी कंपनी राजरत्न थाईलैंड 25% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। इसकी एक खास बात यह है दोस्तों, इसके 85% कस्टमर जो हैं वो 5 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और फाइन ऑर्गेनिक्स की तरह यहाँ भी काफ़ी एंट्री बैरियर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नया प्लेयर आकर कल को टायर बीड वायर बनाने लग जाएगा और वो जो है सक्सेस हासिल कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। अप्रूवल साइकिल बहुत लंबा है, उसको सभी टायर कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी का बिजनेस मुझे तो काफ़ी दमदार नज़र आता है, क्योंकि गाड़ियाँ बनेंगी ही बनेंगी, गाड़ियों में टायर डलेंगे ही डलेंगे, टायर डलेंगे तो टायर घिसेंगे भी, तो टायर घिसेंगे तो नए टायर डलेंगे। टायर बनाने के लिए टायर बीड वायर चाहिए, वो उसके लिए किसके पास जाएंगे? कंपनी, टायर कंपनी राजरत्न ग्लोबल वायर के पास। पहले प्रेफरेंस राजरत्न ग्लोबल वायर, क्योंकि ये जो काफ़ी क्रिटिकल प्रोडक्ट है। तो उस पर्सपेक्टिव से आप बिजनेस के बारे में सोचो तो बहुत ही दमदार बिजनेस मुझे नज़र आता। अगर कंपनी के मार्केट शेयर की बात की जाए तो मार्केट कैप की बात की जाए तो 3700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आप जो है मानकर चल सकते हो। एक माइक्रो कैप कंपनी इसको कहा जा सकता है। वैसे तो स्मॉल कैप थी, लेकिन जो है धुलाई पिटाई के बाद जो है 5000 से ऊपर का मार्केट कैप बन गया था, लेकिन धुलाई पिटाई के बाद मात्र 3700 करोड़ का मार्केट कैप बचा है। तो बाकी ठीक है, इससे ज़्यादा तो अब क्या बोल सकता हूँ मैं। तो नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी कोई नया नाम नहीं, वही हिंदुस्तान फूड्स। तो काफ़ी पुरानी कंपनी ये भी कही जा सकती है। अगर ऑल टाइम रिटर्न्स देखें तो 54,795% के रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे। और कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए तो 2012 से कंपनी बाज़ार में लिस्टेड है। तो मोटा मोटी मानकर चलो तो 11 साल के आसपास आप जो है मानकर चल सकते हो कंपनी को हो चुके हैं बाज़ार में। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, हालांकि कंसिस्टेंसी थोड़ा सा आपको हो सकता है कम दिखाई दे, क्योंकि पहले भागता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर भागता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर भागता है, इस तरह से मतलब आपको ये चलता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी का बिजनेस बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हर कंपनीज के, चाहे लेदर कंपनी हो, चाहे FMCG कंपनी हो, चाहे बेवरेजेस कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी, बहुत सारी कंपनी, बाटा, टाटा, बाटा, बहुत सारी कंपनीज के साथ जो है इसका टाई अप बोल सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। तो उन कंपनीज के प्रोडक्ट ये कंपनी बना कर देती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की कंपनीज के मार्जिन बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जो मलाई है वो तो जिस कंपनी का प्रोडक्ट है वो खा जाते हैं और इन कंपनीज के हाथ कुछ नहीं लगता है। तो ये छोटे मोटे मार्जिन पर ये काम करती है, चाहे डिक्सन टेक की बात करो आप, चाहे जो है हिंदुस्तान फूड्स की बात करो। लेकिन अगर बात की जाए कंपनी का बिजनेस मॉडल, तो 3 तरह के बिजनेस मॉडल पर कंपनी काम करती है: शेयरिंग मॉडल, डेडिकेटेड मॉडल, प्लस प्राइवेट मॉडल। तो जो इस कंपनी की 85% का जो रेवेन्यू है वो डेडिकेटेड मॉडल से ही आता है, जिसमें कंपनी अपने एक प्लांट को जो है किसी कंपनी को डेडिकेट कर देती है, उसी कंपनी के प्रोडक्ट वहाँ पर बनते हैं। तो नाम और रॉयल्टी उस कंपनी की हो जाती है, उस कंपनी का ब्रांड का ठप्पा लगाकर बाजार में प्रोडक्ट उतारा जाता है और बनाती है कंपनी, अपनी मेकिंग चार्जेस ये कंपनी ले लेती है। लेकिन कंपनी पे थोड़ा डेट ज़्यादा है, स्मॉल
स्मॉल कैप कंपनी कही जा सकती है। मार्केट साइज आप यहाँ पर देखो तो 6,6100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, उसमें आपको कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। और अगर इसकी आप खास बात है, इसकी वैल्यूएशन देखो तो एक B2C कंपनी के बराबर आपको दिखाई देगी। अभी तो थोड़ी कम दिखाई दे रही है, 77 अपने 5 ईयर 10 ईयर के मीडियन पी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 77 की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप इसको देख सकते हो, तो एक B2C कंपनी के बराबर इस कंपनी को वैल्यूएशन मिली हुई है। तो उसका कारण इसका बिजनेस मॉडल है दोस्तों। इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी दमदार कहा जा सकता है, काफ़ी पावरफुल बिजनेस मॉडल है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम डेट की है। अगर डेट नहीं होता तो बिल्कुल आपको कोई फियर ही नहीं था फिर तो। इसमें थोड़ा डेट की वजह से आप प्रॉब्लम कह सकते हो। बाकी जो है कंपनी काफ़ी पुरानी है, अभी तक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। तो बाकी ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों कैंपस एक्टिववेयर। तो कैंपस एक्टिववेयर फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी इसको आप कह सकते हो। अगर फुटवेयर सेक्टर की बात की जाए तो फुटवेयर सेक्टर तो वैसे सारा ही बहुत महंगा है। कैंपस देखो या फिर रिलैक्सो देखो तो वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, लेकिन जब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी तो ये वैल्यूएशन आपको जो है एडजस्ट होती हुई दिखाई देगी। तो कंपनी के अगर देखिए बिल्कुल रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। जितनी भी कंपनी मैंने आपको अभी तक 3 कंपनी बताई उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क मैं कैंपस एक्टिववेयर को ही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है इसीलिए, और डेट भी थोड़ा ज़्यादा है इस कंपनी पर। तो जो है उस हिसाब से मैं इसको कुछ ज़्यादा ही रिस्की मानता हूँ, लेकिन बिजनेस इसका भी कुछ कम नहीं है। कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए 13 मई 2022 से कंपनी बाजार में लिस्टेड है। अभी तक तो कुछ कमा कर नहीं दिया है कंपनी ने सिंस लिस्टिंग। और अगर कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है हिंदुस्तान फूड्स की तरह। तो 9,92 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आप इसका मानकर चल सकते हो। और पीई आप देख सकते हो। हालांकि एक B2C कंपनी है तो B2C कंपनी के हिसाब से तो पी ठीक दिखाई दे रहा है 79 का, और हिंदुस्तान फूड B2B होकर 77 का जो है पीई आपको दिखाई देता है। तो अगर कैंपस एक्टिववेयर की बात की जाए तो जो है आगे का जो सीजन, जो फेस्टिव सीजन है, इसी कंपनी के नाम रहने वाला है। और वैसे भी मैंने आपको सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में दिखाया था अपने वीडियो में, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं इस कंपनी के ऊपर भी। तो जो ये सर्दियों की कंपनी आप मानकर चल सकते हो। दिसंबर की अगर बात की जाए, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की टॉप लाइन अच्छे से बढ़ती है। अगर टॉप लाइन ग्रोथ अच्छे से होगी तो बॉटम लाइन भी अच्छे से दिखाई देगी और सब कुछ आपको जो है काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से ये प्राइस जो है इस फेस्टिव सीजन के बाद, दिसंबर के बाद आपको नज़र नहीं आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। शेयर मार्केट इक्विटी फुल ऑफ रिस्क है। तो लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों, इन सभी कंपनीज में सबसे सेफ एंड सबसे सेफेस्ट या और स्लोएस्ट कंपनी पीडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो केमिकल कंपनीज की अगर बात की जाए तो ये मार्केट लीडर है B2C के हिसाब से देखो, या B2B के। B2B तो है ही नहीं चलो, लेकिन B2C में B2B है तो इसके पास लेकिन बहुत ही कम है। तो B2C कहो या B2B कहो तो मार्केट लीडर, मार्केट कैप के हिसाब से केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी ये कही जा सकती है। तो बिल्कुल कछुए की तरह चलती है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, हर 10 साल में 12 से 14 गुना पैसा आपका कर देती है आराम से। चाहे किसी भी तरह चलती हो, चाहे कोई मोटा हाथी, छोटा हाथी, सोता हाथी, उठता हाथी, किसी भी तरह का हाथी इसको बोले। लेकिन आप मोटा मोटी ये बात मान के चलो कि जो TCS और इन्फोसिस है वो तो 10 साल में शायद 5-4 गुना ही होते होंगे, लेकिन ये 10 साल में 10 गुना, 12 गुना, 14 गुना तक होने का पोटेंशियल रखती है। तो आप केमिकल सेक्टर को देख सकते हो कितना दमदार है केमिकल सेक्टर। तो ये कछुए की चाल चलती है कंपनी, ये भी इतनी मल्टीबैगर है। और SRF की अगर बात की जाए तो SRF तो B2B मार्केट लीडर है, उसकी तो चाल ही क्या, वो तो काफ़ी ज़बरदस्त कही जा सकती है। तो ये B2C है, SRF B2B है। तो अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए तो कंपनी काफ़ी पुरानी कही जा सकती है। ये भी जो है 1996, 22 मार्च 1996 विनाती ऑर्गेनिक्स के बाद की ही कंपनी है। तो काफ़ी पुरानी कंपनी कही जा सकती है। अभी 31,623% के रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे सिंस लिस्टिंग से अभी तक। तो देखिए दोस्तों, इन कंपनीज में कन्विक्शन इजीली बनता है क्योंकि इनके प्रोडक्ट हम घर में यूज करते हैं। पीडिलाइट के प्रोडक्ट हम घर में लेकर आते हैं, यूज़ करते हैं, देखते हैं, हमारी आंखों के सामने रहते। तो इस पे कन्विक्शन बनाना विनाती ऑर्गेनिक्स की बजाय, राजरत्न ग्लोबल की बजाय ज़्यादा इजी है।
हाँ, कैंपस एक्टिवियर में भी हम प्रोडक्ट बिल्कुल देखते हैं, यूज़ करते हैं हमारी आंखों के सामने। तो B2C कंपनीज, कैंपस एक्टिवियर भी B2C कंपनी, पिडिलाइट भी B2C कंपनी, तो इन पे जो है कन्विक्शन बनाना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट हम छू सकते हैं, हमारी आंखों के सामने रहते हैं, उनको देख सकते हैं, तो इन पे कन्विक्शन बनाना ज़्यादा ईजी होता है। तो इस तरह की जो है कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये सारी कंपनीज मेरे पास हैं, जितनी भी कंपनीज मैंने अभी तक दिखाई है इस वीडियो में, सारी की सारी कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में हैं। तो और अच्छी खासी वेटेज के साथ मैं कह सकता हूँ है। हालांकि राजरत्न ग्लोबल वायर में मैंने अभी थोड़ा सा वेटेज कम रखी है, थोड़ा कंपनी का साइज छोटा होने के कारण कह लो, या फिर थोड़ा ये कह सकते हो कि कंपनी ऑटो सेक्टर से भी बिलोंग करती है और स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है। दोनों के दोनों वोलेटाइल सेक्टर हैं, अप्स एंड डाउन्स थोड़ा सा ज़्यादा मिलते हैं। तो इस वजह से मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा अनस्टेबल ना हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा कम वेटेज दी है मैंने राजरत्न ग्लोबल वायर में। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इन सभी कंपनीज के टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो विनाती ऑर्गेनिक्स के टेक्निकल्स की बात करें तो विनाती ऑर्गेनिक्स देख सकते हो आप, इसी रेंज में फंसा हुआ है। अगर नीचे के प्राइस की बात की जाए तो नीचे का प्राइस 1700 का आपको दिखाई देगा और ऊपर का प्राइस 2200 रुपये के आसपास का आपको दिखाई देगा। तो इसी रेंज में, हालांकि एक बार थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया था। तो जो है 2 साल, 2.25 साल आप मानकर चल सकते हो। तो 2.25 साल से इसी रेंज में फंसा हुआ, यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी की बात की जाए, अभी जो है, अभी इसका मेजर सपोर्ट तो वैसे 1800 का बना हुआ है, लेकिन 1787 तक अभी थोड़ा सा 10, 12, 13 रुपये खिसक कर नीचे आ गया था। उसके बाद फिर से जो है केमिकल सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिली, तो फिर से जो है ऊपर चला गया है। बाकी अगर ये टारगेट जो दिया है मोतीलाल ओसवाल ने, तो इसकी वजह से हो सकता है कि कल को थोड़ा गिरावट और देखने को मिले। तो 1800 रुपये के आसपास या 1800 से नीचे आपको मिलता है। जिसके पास नहीं है एक भी स्टॉक, वो खरीदारी कर सकते हैं, और जिसके पास है वो मेरी तरह एवरेज डाउन, अगर ऊपर के लेवल पे ले रखा तो एवरेज डाउन करे, और नीचे के लेवल पर ले रखा है तो एवरेज अप करते रहे धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया, अभी तक रेंज बाउंड ही है। तो अगर 2200 रुपये तक तो ठीक है, बिना ब्रेकआउट के किसी भी लेवल पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर है तो ब्रेकआउट का वेट ही करना पड़ेगा फिर तो आपको। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए दोस्तों इतने ही टेक्निकल इंपॉर्टेंट होते हैं कि सपोर्ट देख लिया, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इतने टेक्निकल्स काफ़ी हैं। आप एक लाइन इधर खींच दी, एक लाइन उधर खींच दी, मकड़ी का जाला बना दिया, तो उस बात का मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, कोई मीनिंगफुल नहीं होगा, वो जस्ट एक शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान फूड्स के टेक्निकल्स अगर देखें तो अभी 500, 550 के आसपास ही ट्रेड करा। 500, 550 से थोड़ा बहुत नीचे जाता, फिर से थोड़ा 550 के ऊपर चला जाता है। तो कभी 1-2 रुपये ऊपर, कभी 1-2 रुपये नीचे, इस तरह से ट्रेड करा। तो अभी कुछ दिन पहले अगर बात की जाए तो जो है 550 से नीचे 540 रुपये तक नीचे गया था, 540 से भी नीचे आ गया था, 500 जो है 37 के आसपास, 534, 535 तक तो नहीं गया था, 540 से थोड़ा सा 2-3 रुपये नीचे गया था, लेकिन उसमें अच्छी तेजी देखने को मिली, 550 से ऊपर चला गया था। मतलब मोटा मोटी बात ये है दोस्तों, 550 से नीचे किसी भी प्राइस पर आप ले सकते हो, सीधा हिसाब ये है। अगर इसके बॉटम की बात की जाए, अगर मेजर सपोर्ट आप देखो तो 492 रुपये का, 500 रुपये का मोटा मोटी सपोर्ट आप मानकर चल सकते हो। तो 550 से नीचे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन की अच्छी रेंज कही जा सकती है। 500 से 550 के बीच किसी भी लेवल पर ले लेकर आप अपनी क्वान्टिटीज़ को जमा करते रहें धीरे धीरे, क्योंकि जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जब अच्छी तेज़ी आएगी, तो अभी तो पता नहीं। देखिए दोस्तों, कौन सा स्टॉक्स कहां से कब भाग जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करता है, कंपनी के बिजनेस को समझकर उसमें अपनी अच्छी खासी होल्डिंग्स पहले से ही बना लेता है, ताकि जब जो है ब्रेकआउट या कोई भी किसी भी प्रकार की न्यूज़ की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से तेजी दिखाई दे, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो देखिए दोस्तों शेयर प्राइस तो बढ़ना ही, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स के अलावा भी कोई न्यूज़ वगैरह या सब कुछ भी आ जाता है तो उसका फ़ायदा एक जिसकी होल्डिंग्स ज़्यादा है, जिसकी ताकत ज़्यादा स्टॉक्स में, उसको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसे हालत राजरत्न ग्लोबल वायर की है। जब 720 रुपये, 718 रुपये का बॉटम इसने अभी रिसेंटली बनाया था, तो मैं चीख कर चिल्लाकर वीडियो बनाकर सभी को बता रहा था कि 718 रुपये का बॉटम बन चुका है, इससे नीचे जाने की उम्मीद मुझे नहीं है। वही देखने को मिला, 718 रुपये से अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 750 से ऊपर चला गया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा जो है एक मान सकते
सकते हो आप शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस फेस किया इसने 750 के आसपास, तो वहाँ से फिर से जो थोड़ी बिक वाली दिखाई दी, फिर से थोड़ा सा नीचे आ गया। और अभी अगर बात करें तो अभी जो है ये 744 के आसपास यही घूम रहा है, कभी 740, कभी 744, 737, 744। तो साढ़े ये भी हिंदुस्तान फूड्स की तरफ 750 से नीचे आपको किसी भी लेवल पे मिलता है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अकुमुलेशन की रेंज कही जा सकती है। ये भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी टूटा हुआ 50% के आसपास, 48% के आसपास आपको डाउन दिखाई देगा। अगर ऑल टाइम हाई से देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कंपनी के बिजनेस को समझकर ही उसमें अच्छी होल्डिंग्स बनाकर बैठना होगा, शांति से बैठना होगा, तभी जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो है इक्विटी है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर पिडिलाइट को आप देखना चाहो तो पिडिलाइट ने अभी रिसेंटली 2477 के आसपास, 2475 के आसपास आप मानकर चल सकते हो, यहाँ पर अभी स्पॉट लिया था इसने, तो फिर वहाँ से तेज़ी दिखाई दी थी और तेज़ी के बाद जो है 2500 से ऊपर, 2500, 2550 से भी ऊपर चला गया था, फिर से जो है नीचे आ गया और फिर से वहीं 2500 के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो 2500 के नीचे मेरे हिसाब से किसी भी प्राइस पर आप ले सकते हो, अपनी ख़रीदारी जारी रख सकते हो। तो बाकी ठीक है मेरे हिसाब से, बाकी इससे ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद तो नहीं है। वैसे अगर 2450 तक चला जाता है तो 2450 का सपोर्ट आप नीचे मानकर चल सकते हो, और उसके बाद बाकी उम्मीद नहीं है इससे नीचे जाने की। तो उसके बाद जो आप 2400 के आसपास यानी 50-50 रुपये के गैप पर आप इसके माइनर सपोर्ट मानकर चल सकते हो। तो बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जिसको अकुमुलेट करना तो 2500 से नीचे किसी भी प्राइस पर मेरे हिसाब से ठीक प्राइस कहा जा सकता है। बाकी अगर वो प्राइस आपको अब चाहिए 2250 के आसपास का, तो वो तो इन मार्केट कंडीशन के हिसाब से मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि संभव है। जो 2250 का नीचे इसने बॉटम बनाया था तो वो तो अब संभव नहीं है। बात करें कैंपस एक्टिवेयर की, इसमें भी कोई खास टेक्निकल्स कुछ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर 282 का लो इसने लगाया था, उसके बाद से तेज़ी देखने को मिली थी। 322 के आसपास जो है शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस फेस किया इसने, फिर से नीचे आ गया। तो फिर जो है फिर से जो है इसमें ये 300 के लेवल को ही सपोर्ट, अब तो अभी के लेवल, अभी के टाइम अगर देखें तो 300 का सपोर्ट को मेजर सपोर्ट ही मानकर चल रहा है 300 से नीचे। तो बाकी आ भी सकता है, 282 का लो बनाया था, 282, 290, 295 यहाँ तक जा भी सकता है। तो 300 या 300 के आसपास अगर 5-4 रुपये इधर उधर ऊपर नीचे आपको मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्राइस मेरे हिसाब से कहा जा सकता है। तो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स इसमें बढ़ाते चले, लेकिन एक रिसेंट लिस्टेड कंपनी मानते हुए थोड़ा सा वेटेज अभी कंट्रोल में रखे, कंपनी को थोड़ा बाजार में समय गुजारने दे, उसके बाद वेटेज धीरे धीरे बढ़ाई भी जा सकती है। अगर मेरी पर्सनली बात की जाए तो 5-6% के आसपास की वेटेज में जो है 8% के आसपास की वेटेज मैं कैंपस एक्टिवेयर को ऑलरेडी दे चुका हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा कन्विक्शन है चलो इस कंपनी पर, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।